हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन आपका टेस्ट है और देखा जाए विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन आपका है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आवाज़ मिल पा रही है हमारी? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास के गुरु जो आपके थे कौन थे? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, साथ में जवाब दीजिए भाई। चलिए ऑप्शन देखिए, वन का ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा वल्लभाचार्य हो जाएगा। क्या? वल्लभाचार्य जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो वो अष्टछाप कवियों में एक अग्रणी माने जाते हैं। और याद रखिए सूरदास जो थे वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात्सल रस के सम्राट किसे माना, तो आपके सूरदास को माना जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? चलिए बताइएगा, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो याद रखिएगा यति होता है। यति मतलब थोड़ा सा एक ठहराव हो जाता है तो इसे यति कहा जाता है ना। छोटे छंदों में साधारणता यति चरण के अंत में होता है, लेकिन जो बड़े छंद होते हैं उसमें एक से अधिक चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते क्या हैं? चलिए विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? विशेष कहा जाता है। याद रखिए ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि आपको एग्जाम के हॉल में कंफ्यूज कर देता है। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो विशेषण और थोड़ा परिवर्तन तो विशेष। तो याद रखिए विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन, तो देखिए प्राचीन मतलब आपका पुराना, और पुराना हो गया तो ये गुण हो गया, और गुण हो गया तो आप कहेंगे कि विशेषण शब्द किसी संज्ञा की आकार, प्रकार या गुण, दोष या रंग की बात करें तो वहां पर आपका होता है गुणवाचक। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अभ्यास का विशेषण रूप क्या होता है? अभ्यास का विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 43 का जवाब दीजिए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। अभ्यास का विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये देखिए सारा दिन जब नेट से आप खेलते रहोगे, सारा दिन क्लासे रहोगे, तो रात में जो नेट होता है तो धीमे तो हो ही जाएगा, स्लो तो हो ही जाएगा, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं है कि अच्छा ऊर्जा है चलती रहेगी। चलिए यहाँ पर देखिए 43 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा अभ्यासी। क्या बनेगा? अभ्यासी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है मुहावरा, आपको बताना है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? द्रौपदी का चीर का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए द्रौपदी का चिर मतलब होता है कभी न समाप्त होने वाला। ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर है, कभी समाप्त ना होना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होता है? कूप मंडूक होना का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? कूप मंडूक होना का अर्थ इनमें से बताइए क्या राइट हो जाएगा? तो कूप मतलब कुआं और मंडूक मतलब मेढक। तो देखिए जो कुएं का मेढक होता है, जो कुएं का मेढक होता है वो उसका एक सीमित ज्ञान होता है, अर्थात सीमित अनुभव ही होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सीमित ज्ञान अर्थात सीमित अनुभव। ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि वाक्य में देखिए पहले और अंतिम भाग को स्थिर रखा जाएगा और इसके बाद जो आपके बच्चे होंगे उनको क्रम से आपको लगाना है। तो देखिए क्रम से आप किस प्रकार से लगाएंगे आपको यहाँ पर सजा कर बताना है। जैसे सामाजिक जीवन में, क्या सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है? क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है मतलब या से स्टार्टिंग आपका हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। अब मिलान कर लीजिए, बिल्कुल आपका आंसर बराबर चला जाएगा कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति उपाय ही न कर सके। तो ऑप्शन आपका ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी आपके दिल में ठेस लग जाती है और आप यूपीएससी भी क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो भैया अगर गुस्सा ना होता तो भी दिक्कत हो जाती है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे क्या कहते हैं? अभी हाल ही में वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका बीएड एग्जाम हुआ था, बीएड एग्जाम, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था
कि पूर्व और उत्तर के बीच जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं 47 नंबर में। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ईशान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करिए। वलय शब्द का चिन्ह क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, वलय मतलब होता है वृक्ष की छाल होता है क्या? यहाँ पर देखिए 48 नंबर में बी नंबर देखिए आपका जवाब जो है गोलाकार घेरा हो जाएगा। क्या? गोलाकार घेरा ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करिए। चलिए भाई, अव्ययी भाव समास का चयन करिएगा सभी लोग। यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? तो अव्ययी भाव समास किसमें? आपकी बी नंबर देखिए आजीवन जो ऑप्शन है आपका बी नंबर आजीवन में, क्योंकि आ जो आपका है उपसर्ग है और जो किसी भी शब्द में उपसर्ग लग जाता है तो पहला पद अव्यय होता है, वही आपका प्रधान भी होता है। जैसे प्रतिदिन हो गया, अनुरूप हो गया, आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, तो यहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास होते हैं। यहाँ पर दिया है पाप पुण्य, और पाप पुण्य की अगर हम बात करें तो पाप और पुण्य जो कि आपका यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। पीताम्बर में यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा और घुड़सवार में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक हो जाएगा? तो देखो, ठीक समय में आ जाना यहाँ पर कारक जो है वो आपका हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। मतलब वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान या अवसर आदि को बताता है तो उसे कहा जाता है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंदिर और मंदिरा युग्म का अर्थ आपको बताना है। सही युग्म अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? देखो भाई, यहाँ पर मंदिर किसे कहते हैं और मंदिरा किसे कहते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए भाई, मंदिर जो कि पूजा का स्थान होता है, मतलब उसे हम देवालय कह सकते हैं या पूजा घर भी कह सकते हैं। लेकिन मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। क्या होता है? अश्वशाला होता है। तो आपका जो जवाब बनेगा ये बनेगा आपका डी नंबर, देवालय और आपका अश्वशाला बनेगा। ठीक है, चलिए राम राम भाई, राम राम। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। मिश्र वाक्य आपका कौन सा है? मिश्र वाक्य की पहचान करिए। देखो, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है आश्रित होता है, अर्थात गौड़ होता है। दोनों वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, कहीं कहीं, जब तब, जहाँ, वहाँ, अगर, ये शब्द आपसे जुड़े होते हैं। तो अभी बताइए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 52 नंबर में ऑप्शन डी आ रहा है। देखिए भैया, डी नंबर आपको दिया है कि ज्यों ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। तो ज्यों और त्यों शब्द आप तो बन गया, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे काव्यांश को पढ़ना है। आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद यही कारण है आज बरसों बाद उठी इच्छा, अब कुछ कर दिखाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। तो देखो, यहाँ पर आपसे दिया गया है पद्यांश में कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो किस लिए उत्पन्न हुई है? तो कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। अगला दिया है, सूखे पत्ते जो प्रतीक हैं वो किसके प्रतीक हैं? ये क्वेश्चन, ये जो आपका है, ये जो गद्यांश से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको अगर अभी सॉल्व हो जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा। सूखे पत्ते जो प्रतीक हैं ये किसके प्रतीक हैं? तो ये मन के सूनेपन से हैं, मन के सूनेपन से हैं। अगला दिया गया है कि किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? किन कलियों पर? तो भाई आपके कह सकते हैं कि विचार रूपी कलियों पर आपका हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, गहनता की फसल से कवि का आशय क्या है? गहनता की फसल से कवि का जो आशय है वो क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि विचार की परिपक्वता। विचार की परिपक्वता जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और अगला रिक्त स्थान आपको भरना है कि रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा बुद्धिमान है। यहाँ पर आप बताइए कि दोनों जगह खाली स्थान में क्या भरा जा सकता है? यहाँ पर 57 का जवाब दीजिएगा सभी लोग। चलिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट आंसर क्या बनेगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए 57 की अगर हम बात करते हैं, सी हो जाएगा कि रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा बहुत बुद्धिमान था, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, सही अलंकार का पहचान करना है कि पानी विची मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हंसी। यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार है? मतलब जो मछली है वो पानी में है लेकिन फिर भी उसको प्यास लगी है ना। तो ऐसी शब्द को सुनकर आपको हंसी आ रही है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा भाई? चलिए जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? विशेषोक्त अलंकार हो गया या अतिशयोक्त हो जाएगा?
तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 58 नंबर में उसी हो जाएगा, विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। ये होता क्या है, हमने थ्योरी कई बार बताया है कि जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, मतलब यहाँ पर पानी है फिर भी इसे पानी की प्यास लगी है, तो भैया कोई ना कोई कारण रहता है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है, तो इसे विशेषोक्त अलंकार कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल एक आना चाहिए, और पर्सनल अगर एक है तो इसमें देखिए राम एक है, रामचरितमानस एक है और गंगा एक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन है आपका वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, राम, रामचरितमानस और गंगा जो आपके हैं व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा 60 नंबर में। चलिए गंगा का पर्यायवाची देखो, मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुर सरिता भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो कालिंदी दिया गया है, कालिंदी होता किसका है। कालिंदी जो होता है वो किसका होता है, ये जवाब दीजिएगा। तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची किसका होता है, यमुना का पर्यायवाची होता है। वह गंगा के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका द्योपगा हो गया, त्रिपथगा हो गया, नदीश्वरी, जाह्नवी, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, है ना, सुरसरी, सुरसरिता, विष्णुपदी, ये आपकी गंगा के बहुत पर्यायवाची होती हैं। आगे बताइए, सही वर्तनी का चयन करिएगा, यहाँ पर सही वर्तनी कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही वर्तनी आपकी 61 नंबर में क्या हो जाएगी। कह रहा है अवनति दिया गया है, अवनति देखो आपका गलत है भाई, है ना। फिर यहाँ पर मुश्किल जो आपका है भाई, मुश्किल यहाँ पर जो मात्रा होती है इसमें होती है। मातृभूमि में जितना होता है इस प्रकार से लगा होता है, और अवनति में यहाँ पर ना होता है, इसका मतलब है ऑप्शन जो आपका है कौन सा, यहाँ पर बी नंबर है, श्रृंगार सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है समूहार्थक शब्द चिन्हित करना है। समूहार्थक मतलब जो समूह को दर्शाता है, और जो समूह को दर्शाता है तो आपको नज़र में आ गया होगा, आपका जो आंसर है इसी में मिल गया होगा। चलिए बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। समूह को दर्शाने वाला है कौन सा है, तो आपका 62 का ऑप्शन देखिए, आपकी जो भीड़ है ये समूह को दर्शा रही है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। आंशिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है, आंशिक में प्रत्यय क्या है। चलिए 63 को ऑप्शन लॉक करिएगा। आंशिक पूछा गया है, क्या आपसे पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है, तो देखिए 63 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा, आंशिक, इक शब्द आपको मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए त्रुटि खंड को चिन्हित करना है, और अगर आपको त्रुटि नहीं मिलती है तो आपको सीधा का सीधा आंसर डी लगा देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 64 नंबर में, कह रहा आपसे पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया, क्या होना चाहिए, चोरी का माल बरामद किया गया, ये शुद्ध होना चाहिए कि चोरी का माल बरामद किया गया, ये आपका होना चाहिए था। तो इस कारण से ऑप्शन गलती है किसमें, इसमें गलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, वधूर्म का संधि विच्छेद आपको बताना है। अभी आपने देखा था कि बीएड एग्जाम हुआ और बीएड एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका आया था, यही देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका आया था, और आप लोग देखिए कितने लोगों ने सही किया था। यहाँ पर जो आपकी संधि विच्छेद होगा 65 नंबर में। 65 की अगर बात करते हैं तो देखो वधू धन ऊर्मी क्या हो जाएगा, बी नंबर है, वधू धन ऊर्मी अर्थात वधूर में जैसा होता है धर्म अर्थ धर्मार्थ, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर भिन्नार्थक शब्द आपके कौन से हो जाएंगे, पावक, अनिल, अनल और कृषाणु। तो आप कहेंगे कि सर पावक, कृषाणु और अनल ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहीं पर जो अनिल होता है, अनिल ये किसका होता है, अनिल होता है हवा का पर्यायवाची, किसका होता है, हवा का पर्यायवाची होता है। अगला है हर्ष का विलोम आपको बताना है, हर्ष का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए हर्ष का विलोम पूछा गया है, तो हर्ष का भाई खुशी, ये तो आपकी इसी पर्यायवाची हो जाएगा। इसका विलोम पूछा है तो हर्ष का हो जाएगा विषाद, जो कि ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आपका बी नंबर विषाद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं। गंदा, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर 68 नंबर का जवाब देना है। तो देखो ये सभी गंदा का पर्यायवाची होते हैं, किसके, आपके गंदा का पर्यायवाची होते हैं पंकिल, क्या पंकिल ये आपका होता है। वहीं पर धवल का अर्थ होता है उज्ज्वला, प्रलय का अर्थ होता है विनाश, और पामर का अर्थ होता है जो दुष्ट या खल कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका सी हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कर्कश का विलोम इनमें से आपको बताना है, कर्कश का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कर्कश का विलोम क्या होता है, आपका मधुर होता है, क्या मधुर हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। जबकि जो कठोर है कोमल का, है ना, विवेकी अविवेकी का होता है, और विनम्र भ्रष्ट का अधृष्ट का विलोम हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा, यहाँ पर वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको चुनना है।
जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सोच समझ के जवाब देना है। कह रहा है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहा जाता है। 70 नंबर। चलिए सोनभद्र में बहुत पेड़ पौधे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है ना। चलिए आप जनगणना कर लीजिए वहीं पर। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन क्या बनेगा 70 नंबर में, सी हो जाएगा। यहाँ पर इंद्रजीत कहा जाता है, क्योंकि इंद्र पर विजय प्राप्त किया है तो क्या हो जाएगा, इंद्रजीत हो जाएगा, सी नंबर। अगला है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो होता है उसे कहते क्या है। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, कुलीन होता है। जो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है उसे कुलीन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपको बताना है। तो यहाँ पर जब वाक्य में इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे रहे हैं अर्थात एक इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है श्री गणेश का विलोम आपको बताना है। श्री गणेश का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, तो श्री गणेश का होता है इत श्री। क्या होता है, इत श्री। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, 74 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो फूल के पर्यायवाची देखो आपको हमने बताया है कि सुमन पुष्प है ना, कुसुम फूल ये पर्यायवाची हैं। मतलब आपका जो आंसर है यहाँ पर देखिए तनुजा। तनुजा ये जो होता है किसका होता है, तनुजा बेटी या पुत्री पर्यायवाची होता है, तो इस कारण से यहाँ पर सी नंबर है, ये नहीं है। अगला बताइए किस रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई रसराज की उपमा जो अलंकृत की गई है इस श्रृंगार रस को की गई है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, श्रृंगार रस इसका हो जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी आपको लिए गए हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य भी ज़रूरत है। तो बताइएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर आपको डेली अब हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ज़्यादा बेटर रहेगा कि हिंदी में हिंदी की क्लास चलाई जाए, है ना। तो देखिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आदिकाल है, क्या है नंबर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जो आपका ए नंबर है आदिकाल, इसका आंसर आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल भी कहा जाता है, रीत काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है। चलिए पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, ये किस काल में लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर, ये आदिकाल में लिखा गया है। किसमें, आदिकाल में लिखा गया है। और इसके रचनाकार कौन है, पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं चंदबरदाई। क्या है, चंदबरदाई। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आपके कौन हैं। चलिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक है वो आपके कौन हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक है वो आपके कौन हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है। कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है। अभी देख सकते हैं जो आपका बीएड एग्जाम हुआ था वहाँ पर हिंदी साहित्य काफ़ी अच्छी आई थी, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके लेवल में पूछे भी गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका 4 का ऑप्शन बनेगा डी, इसे बीजप्पन काल कहा जाता है। याद रखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है, तो यहाँ पर बीजप्पन काल ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे देखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजप्पन काल की संज्ञा दिया है। आदिकाल को डॉक्टर गियरसन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की संज्ञा दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ ने प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दिया है। अगला देखो दिया है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है। चलिए यहाँ पर आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 4 खंडों में विभक्त किया है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, 4 खंडों में विभक्त किया है। ये 4 खंड हैं आपका, सबसे पहला आदिकाल आता है, फिर आपका भक्ति काल आता है, फिर रीत काल आता है, फिर आपका आधुनिक काल आता है। ये एग्जामिनर वाइवा में पूछा जाता है कि वाइवा में पूछेगा कि आपको क्रम से बताना है कि जो आपके 4 काल हैं वो आपके कौन से हैं। क्रम से पूछ लेता है कि 4 काल जो है वो क्रम से बताइए, तो आपका यहाँ पर ये क्रम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। चलिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है समानता कब से माना जाता है। 6 को ऑप्शन में से राइट क्या बनेगा।
तो देखिए नोट करिएगा, इसका जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा 1850 ईस्वी से माना जाता है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य को अभी हमने बताया 4 काल में होता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आपका आधुनिक काल। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया संयुक्त काल ये तो होता नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो एक पॉइंट और भी होता है कि आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहते हैं और आधुनिक काल को गद्य काल कहते हैं। तो याद रखिए इनका भी नाम आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीत काल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। इनको नोट कर लीजिएगा और ये पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे हैं आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था, 8 को ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 8 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आदिकाल के लिए वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल या संधि काल कहा था, राहुल सक्रेत्यान ने सिद्ध सामंत काल कहा, जबकि हजाइब सद्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम प्रस्तावित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। चलिए हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम युग है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है, वो किसे माना जाता है। तो ये है आपका भारतेंद्र युग। कौन सा है आपका, भी भारतेंद्र युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। ये देखो क्वेश्चन आपके जनरली क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है जनरली क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जामों तक इनका लेवल रहता है। जैसे पेटी एग्जामों में हिंदी साहित्य भी आपकी आएगी है ना, तो आप लोग पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा गरसा द तासी, गरसा द तासी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो किसने किया था। यहाँ पर देखिए 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 11 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, गरसा दा तासी। क्या, गरसा दा तासी, ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। बताइए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो लेखन था सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था, किस भाषा में हुआ था। चलिए 12 का जवाब दीजिएगा। चलिए 12 का जवाब दीजिए फटाफट। यहाँ पर फ्रेंच भाषा में हुआ था भाई, फ्रेंच भाषा जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। फ्रेंच भाषा में किया गया था, फ्रेंच भाषा में, इंग्लिश में नहीं भाई, ये फ्रेंच भाषा में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, ये कौन सी भाषा में लिखा गया। तो अभी आपने पढ़ा क्या, आपने पढ़ा था फ्रेंच भाषा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गरसा द तासी किसके विद्वान थे। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गरसा द तासी किसके विद्वान थे। तो ये विद्वान थे भाई आपके फ्रांसीसी विद्वान थे, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर फ्रांसीसी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्रांसीसी हो जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, मतलब जो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे इन्हें फ्रांसीसी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम आपको बताना है। रट जाएंगे, याद रखना हमारा काम है आप सभी को क्या है, एक राह में ले जाना है जहाँ पर आपको हर चीज़ रटती चली जाए, चाहे वो कुछ भी हो। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है, 15 का ऑप्शन बनेगा क्या, बी, यहाँ पर गरसा द तासी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कालक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ आपको बताना है। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो ग्रंथ है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है। चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग जो लोग पहली बार जुड़े हैं जय हिंद लिख दीजिएगा, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग हिंदी साहित्य में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं वो लोग भी एक बार जय हिंद लिखिएगा। चलिए कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। तो ये है आपका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर बनेगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इस्तवार दाला लिटरेचर इद्वी हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। तो इसका भी आंसर बनेगा गरसदा तासी बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है।
चलिए बताइएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है ये किसे जाता है 18 नंबर में। चलिए 18 का ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आईएमपी क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो ये बताइएगा जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास है मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था। तो ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर। किसके लिए, हिंदी शब्द सागर। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था। चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन हुआ था ये कब हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1929 में। कब, 1929 में ये प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम प्रयास करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन लाने की, ताकि आप लोग हिंदी साहित्य में भी मजबूत हो जाएं। क्योंकि जितने भी आप एग्ज़ाम लगे हैं, जैसे वीडियो एग्ज़ाम हो गया आपका, टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम हो गया या पेट एग्ज़ाम हो गया, इन सब में हिंदी साहित्य का बोलबाला रहेगा। तो आप लोग पहले से ही आप लोग कर सकते हैं। ये आपको टीजीटी पीजीटी लग रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपके जनरली हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आपके थे, है ना। हाँ, 10 क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन में लिया था, 20 क्वेश्चन में टीजीटी थे, तो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आपके यूपीडब्ल्यूएससी में पूछे गए हैं ना। तो भैया आप लोग पहले से ही सोच लेंगे कि हम टीजीटी पढ़ रहे हैं या बहुत कठिन पढ़ रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी बीएड एग्जाम हुआ था, उसमें हिंदी साहित्य की वजह से लोगों ने जो सोचा था कि हम हिंदी में 50 मार्क ले आएंगे, तो वो लोग 50 नहीं ला पाए हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, है ना। और आप लोगों के लिए जो हो सकता है पूरी तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर, चलिए आज, चलिए सभी को वंदे मातरम, सभी को जय।